गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसे हम कॉमनली फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इन्फ्लुएंजा का मतलब कैसे कॉज हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। रिलेशन इसका किससे है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा, और इसे हम फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है जिसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इन्फ्लुएंजा एक अक्यूट और वायरल इन्फेक्शन है। ये कैसी इन्फेक्शन है? अक्यूट और वायरल इन्फेक्शन है जो मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। इन्फ्लुएंजा क्या है? एक अक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसमें हमारी नोज़, थ्रोट और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? नोज़, थ्रोट, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये डिज़ीज़ दुनिया भर में कॉमनली पाई जाती है। ये डिज़ीज़ दुनिया भर में कॉमनली पाई जाती है और हर साल सीजनल आउटब्रेक के फॉर्म में लोगों को अफेक्ट करती है। और ये हर साल सीजनल आउटब्रेक के फॉर्म में लोगों को अफेक्ट करती है, ठीक। कुछ लोगों में ये माइल्ड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। कुछ लोगों में ये माइल्ड इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में ये सीवियर फॉर्म भी ले सकता है। क्या होता है? कुछ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में ये सीवियर फॉर्म में भी डेवलप हो सकता है। अब हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा की हिस्ट्री क्या है इसकी? इन्फ्लुएंजा कोई नई डिज़ीज़ नहीं है। ये कोई नई डिज़ीज़ नहीं है। इसको कई सेंचुरी से रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंचुरीज़। ये कोई नई डिज़ीज़ तो है नहीं। इसको कई सेंचुरी से रिकॉग्नाइज किया गया है। इन्फ्लुएंजा वर्ड इटालियन वर्ड से आया है। इन्फ्लुएंजा वर्ड कहाँ से आया है? इटालियन वर्ड से इन्फ्लुएंजा आया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स। इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार। पुराने समय में लोगों का मानना था कि ये डिज़ीज़ स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ के इन्फ्लुएंस की वजह से होती है, ठीक है। पुराने समय में लोगों का क्या मानना था? लोगों का मानना था कि ये डिज़ीज़ स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ से के इन्फ्लुएंस की वजह से होती है। लेकिन बाद में साइंटिफिक रिसर्च से पता चला कि इन्फ्लुएंजा एक्चुअली में एक वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन बाद में क्या पता चला कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा के कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल आउटब्रेक्स हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है 1918 और 1919 स्पेनिश फ्लू H1N1 कॉज्ड मिलियंस OD डेथ वर्ल्ड वाइड। ये इन्फ्लुएंजा का सबसे फेमस पेंडेमिक था। ये इन्फ्लुएंजा A के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? इन्फ्लुएंजा A के कारण हुआ था। इस पेंडेमिक ने दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया था और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी, ठीक है। ये जो आपको रेशो दिया गया है 1918 से 1919 स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये क्या है? पेंडेमिक था उस वक्त। ये ईयर्स पेंडेमिक थे। उस वक्त सबसे ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था, पेंडेमिक कंडीशन थी, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंजा A के कारण हुआ था। ये किसके कारण हुआ था? इन्फ्लुएंजा A के कारण हुआ था। इस पेंडेमिक ने दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया था और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी। नेक्स्ट है
1957 टू 1958 एशियन फ्लू, ये भी एक मेजर पेंडेमिक था जो इन्फ्लुएंजा H2N2 स्ट्रेन के कारण हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है अपना 1968 टू 1969 हांगकांग फ्लू। ये कहाँ पर था? हांगकांग फ्लू। ये H3N2 स्ट्रेन के कारण हुआ था, कई सेंचुरीज़ में स्प्रेड हुआ था, ये कई सेंचुरीज़ में स्प्रेड हुआ था। नेक्स्ट है 2009 स्वाइन फ्लू H1N1। इन्फ्लुएंजा remains a significant public health concern due to its high mutability and pandemic potential। 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा का एक नया आउटब्रेक हुआ जिसे कॉमनली स्वाइन फ्लू कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कॉमनली स्वाइन फ्लू कहा गया। ठीक, इस हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस टाइम के साथ चेंज होता रहता है और नए स्ट्रेन डेवलप करता रहता है। ठीक है, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी हमें पता चला कैसे कैसे उसने H1, H2, H3 फिर H1N1 ये स्वाइन फ्लू का उसने अपना चेंज किया। ठीक है, कैसे वो अपने स्ट्रेन्स डेवलप करता है और कैसे इन्फ्लुएंजा एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। तो हमारी डेफिनेशन है इन्फ्लुएंजा इज़ एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस which all highly contagious and can cause mild to severe illness and at times can lead to death। अगर हम इन्फ्लुएंजा को डिफ़ाइन करें तो इन्फ्लुएंजा इज़ एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। ये एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, तो किसको इन्फेक्ट करती है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को इन्फेक्ट करती है। ये इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जो बहुत ईज़िली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है। जो बहुत ईज़िली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है। ये डिज़ीज़ माइल्ड सिम्टम से लेकर सीवियर इलनेस तक कॉज कर सकती है। ये डिज़ीज़ क्या करती है? माइल्ड सिम्टम से लेकर सीवियर इलनेस तक कॉज कर सकती है। अच्छा, चलिए ठीक है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा, लेकिन एक बार और मैं बता देती हूँ कि डेफिनेशन इसकी क्या है। अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा एक एक्यूट इन्फेक्शन है। क्या है? ये एक एक्यूट इन्फेक्शन है और मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। क्या करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। मतलब ये इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जो बहुत ईज़िली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकते हैं। ये डिज़ीज़ माइल्ड सिम्टम से लेकर सीवियर इलनेस तक कॉज कर सकती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंट्रोडक्शन में इन्फ्लुएंजा एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है। क्या है? रेस्पिरेटरी। हम स्टार्टिंग से अभी हमने डेफिनेशन भी इसकी जान ली। ठीक है, ये मेनली हमारे नोज़, थ्रोट, लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, जब इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी में एंटर करता है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सेल्स को इन्फेक्ट करता है।
किसको इन्फेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सेल्स को इन्फेक्ट करता है। ये डिजीज़ बच्चों में, एडल्ट्स में, एल्डरली पर्सन में, सभी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है। इन्फ्लुएंजा मेनली सीजनल एपिडेमिक और कभी कभी पेंडेमिक कॉज कर सकता है। ये इन्फेक्टेड पर्सन के कफ, स्नीज और टॉकिंग के थ्रू ईजिली स्प्रेड होता है। ये कैसे स्प्रेड होता है? पर्सन के स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग के थ्रू ईजिली स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है इसका कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट क्या है? इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा के कॉजेटिव एजेंट की। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये वायरस फैमिली ऑर्थोमाइक्सोवेरिडी फैमिली से है, बिलोंग करता है। ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑर्थोमाइक्सोवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? मेनली 4 टाइप्स होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है। ये क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है। ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फ्लुएंजा ए को सरफेस प्रोटीन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। इसमें दिया हुआ है H और N। H हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामाइडिनेज। ठीक है, हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडीज। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे H1N1, H3N2। ठीक है, इन्फ्लुएंजा बी ये जनरली माइल्ड इन्फेक्शन ये मेनली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा बी किसको इन्फेक्ट करता है? ये मेनली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और सीजनल आउटब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सीजनल आउटब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फ्लुएंजा सी ये जनरली माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा डी ये मेनली एनिमल्स में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा डी किस में पाया जाता है? ये मेनली एनिमल्स में पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस एक इन्वेल्व्ड वायरस है। इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका जीनोम सेगमेंटेड होता है। इसका जीनोम कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। इसके सरफेस पर 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामाइनिडेज। ठीक है, हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। हीमाग्लूटिनिन ये वायरस को होस्ट सेल से अटैच होने में हेल्प करता है। ये प्रोटीन क्या करता है? वायरस को होस्ट से अटैच होने में हेल्प करता है। और न्यूरामिनिडेज ये नए वायरस पार्टिकल्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? ये नए वायरस पार्टिकल्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है, नए पार्टिकल्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉजेस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कॉज भी और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देखते हैं। तो इसमें दिया है इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, ये मेनली इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी वायरसेस के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? ए और बी की वजह से
होता है। ट्रांसमिशन के मेथड क्या क्या होते हैं इसके? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थ्रू फ्रॉम कफ, स्नीज, टॉकिंग। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। और क्या क्या होता है इसमें? मेनली कफिंग से और स्नीजिंग से और टॉकिंग से, मतलब बात करने से और स्नीज करने से और कफ करने से। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, तो जब हम लोग स्नीज करते हैं, टॉक करते हैं और कफ करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट रिलीज़ होते हैं जिसमें वायरस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है? वायरस प्रेजेंट होते हैं। अब डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने से वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट अगर कंटेमिनेटेड सरफेस को टच करने के बाद हम अपना नोज़, माउथ, आइज़ टच करते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या हो सकता है? इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। वायरस बॉडी में एंटर करते हैं, वायरस बॉडी में एंटर करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? वायरस ने बॉडी में एंटर किया और इसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट किया। रिस्क फैक्टर इसके क्या हैं? इसके रिस्क फैक्टर हैं चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। कुछ लोगों में इन्फ्लुएंजा होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम्प्लीटली डेवलप नहीं होती, इसीलिए रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एल्डरली पीपल 65 ईयर से ऊपर के लोगों में इम्यूनिटी कम होने के कारण रिस्क बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी में चेंजेस के वजह से इन्फ्लुएंजा का रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक डिजीज़ में क्या है? जिन लोगों को पहले से डिजीज़ होती हैं जैसे अस्थमा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, ये डिजीज़ जिनमें पहले से होती हैं उनमें इन्फ्लुएंजा सीवियर हो सकता है। ठीक है, उनमें क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंजा सीवियर हो सकता है। जिन्हें अस्थमा हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, लंग डिजीज़ हो, इनमें इन्फ्लुएंजा सीवियर फॉर्म में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है? वीक होती है, उनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी वाले पेशेंट में सीवियर इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? ओबेसिटी वाले पर्सन में सीवियर इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग इन क्राउडेड कंडीशन, तो जहाँ बहुत ज़्यादा लोग क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं वहाँ इन्फेक्शन ईजिली स्प्रेड होता है। ठीक है, ये हमारा रिस्क फैक्टर था। अब है अपना साइन एंड सिम्टम्स में क्या है? इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स अक्सर सडनली स्टार्ट होते हैं। इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स कैसे होते हैं? अक्सर सडनली स्टार्ट होते हैं, जैसे हाई फीवर। पेशेंट को अचानक हाई फीवर हो सकता है। पेशेंट को क्या होता है? अचानक हाई फीवर स्टार्ट हो सकता है। जैसे चिल्स एंड स्वेलिंग्स, ठंड लगना और स्वेटिंग हो सकती है। क्या? ठंड लगना और स्वेलिंग हो सकती है। हेडेक इन्फ्लुएंजा का कॉमन सिम्टम है। मसल एक एंड बॉडी पेन और मसल एक में एक फील हो सकता है, मतलब पेन फील हो सकता है। मसल एक, बॉडी पेन, ये होता है। ठीक है। फटीग एंड वीकनेस, पेशेंट को ज़्यादा टायर्डनेस और वीकनेस फील होती है। पेशेंट को क्या होता है? ज़्यादा टायर्डनेस और वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट है ड्राई इरिटेटिंग कफ, मतलब ड्राई कफ
इन्फ्लुएंजा में कॉमनली देखी जाती है। सूखी खांसी इन्फ्लुएंजा में देखी जाती है और वो इरिटेटिंग होती है, ड्राई होती है, ठीक है। सोर थ्रोट, गले में पेन और इरिटेशन हो सकती है। गले में क्या हो सकता है? पेन और इरिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट है रनी एंड स्टफ़ी नोज़। रनी एंड स्टफ़ी नोज़, नाक बहना, नेज़ल ब्लॉकेज और हो सकता है, ठीक है। रनी नोज़ में क्या होता है? नाक बहती है, ठीक है, और नेज़ल ब्लॉकेज भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट में इसमें भूख नहीं लगती, पेशेंट का खाना खाने का मन नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है नोज़िया एंड वोमिटिंग। नोज़िया एंड वोमिटिंग, इसमें क्या है? ये सिम्टम स्पेशली चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखा जा सकता है, ठीक है। ये सिम्टम्स किस में देखा जा सकता है? ज़्यादातर ये चिल्ड्रंस में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, तो क्लास आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा हिस्ट्री, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कॉजेटिव एजेंट, वायरस स्ट्रक्चर देखा हमने, ठीक है, और कॉजेज एंड ट्रांसमिशन, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स। इन्फ्लुएंजा एक कॉमन बट इम्पॉर्टेंट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम इसकी स्प्रेड को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा इन्फ्लुएंजा क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। कैसे और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, कैसे ये स्प्रेड होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये हमने इसमें पढ़ा। और इसकी हिस्ट्री में हमने जाना कि इन्फ्लुएंजा वर्ड आया कहाँ से है, ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंजा वर्ड आया है और किस किस ईयर में ये सबसे ज़्यादा पेंडेमिक कंडीशन में था, ठीक है। इसके कॉजेटिव एजेंट वगैरह भी हमने पढ़े, किस फैमिली से है और कौन सा इन्फ्लुएंजा ह्यूमंस में होता है और कौन सा एनिमल्स में होता है, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है, ठीक है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स, सडन ऑनसेट है ऑन हाई फीवर, अचानक इसमें हाई फीवर आता है, चिल्स और स्वेटिंग होती है, हेडेक होता है और मसल लैक होता है, बॉडी पेन होता है जिसे माइल्जिया कहते हैं, फटीग और वीकनेस होता है, ड्राई इरिटेटिंग कफ होती है, सोर थ्रोट होता है, रनी नोज़ और स्टफ़ी नोज़ होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोज़िया एंड वोमिटिंग मोर कॉमन इन चिल्ड्रंस। ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। ये मैंने आपके अभी एक रिवीजन शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। अब क्लास, अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। फ़िलहाल हमारा इन्फ्लुएंजा यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। इसे ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दे दूँ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए क्लास, अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता देती हूँ, जो है CCH। ये 1 साल का कोर्स है, ठीक है। ये 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस पूरे साल की आपकी 25,000 होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके क्वेरी अपनी कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक और कोर्स है जो है मेडिकल स्टोर, जो बच्चे चला रहे हैं, ठीक है, और उन्हें मेडिकल स्टोर को फार्मा क्लिनिक में चेंज करना है, ठीक है। अगर वो फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कांटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको ये कोर्स करना है, इन दोनों में से कोई सा भी कोर्स अगर आपको करना है क्लास, तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी इसमें पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।